Now calculating by using backward pass method. We'll start with L7. L7 would be equal to E7, that means 42.8. Now L6 यहाँ से हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेट L7 थी, तो L7 माइनस टाइम टू मूव फ्रॉम 6 to 7, दैट मीन्स 42.8 माइनस 4, ये आ गया 38.8. फिर L5 नेक्स्ट स्टेट 7 थी, दैट मीन्स L7 माइनस टाइम टू मूव फ्रॉम 5 to 7. L7 की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 42.8, माइनस 5 से 7 पे आने का टाइम पीरियड 8 था. इसको सॉल्व कर लेंगे, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 34.8. फिर L4 की वैल्यू निकालेंगे. फोर्थ ये वाली वैल्यू थी, नेक्स्ट डेट हमारी 7 थी. फिर से L4 इज इक्वल टू L7 माइनस टाइम टू मूव फ्रॉम 4 to 7, यानी कि 42.8 माइनस 9.8, ये वैल्यू हमारे पास आ गई 33. फिर उसके बाद L3 निकालेंगे. 3 का नेक्स्ट डेट क्या था 6, तो वो आ जाएगा L6 माइनस टाइम टू मूव फ्रॉम 3 to 6. L6 की वैल्यू है 38.8, टाइम टू मूव फ्रॉम 3 to 6, यानी कि एक्टिविटी F का जो टाइम पीरियड है दैट इज़ 9. ये बन गया 29.8. फिर उसके बाद L2 की वैल्यू निकालेंगे यही फिगर से. L2 की वैल्यू अगर आप देखो, उसके जो है फर्दर नेक्स्ट डेट 2 है, 6 और 5, तो दोनों के लिए हम लोग लिखेंगे और दोनों में से जो मिनिमम होगा विल सिलेक्ट दैट इज़ मिनिमम ऑफ. पहला क्या है L6 माइनस टाइम टू मूव फ्रॉम 2 to 6, एंड दूसरा क्या पाथ है L5 से आ रहा है, L5 माइनस टाइम टू मूव फ्रॉम 2 to 5. ये आ गई हमारी दोनों वैल्यूज़, और इन दोनों में से हमने जो है वो मिनिमम वाले को सिलेक्ट करना है. L6 की वैल्यू थी हमारे पास 38.8, माइनस टाइम टू मूव फ्रॉम 2 to 6 वाज 20, एंड L5 की वैल्यू थी 34.8, माइनस टाइम टू मूव फ्रॉम 2 to 5. 2 से 5 पे आने का जो टाइम पीरियड है दैट वाज 18. अब अगर हम इन दोनों में से देखें तो 38.8 माइनस 20 और हमारे पास आ गया 34.8 माइनस 18. इन दोनों में से मिनिमम आ गया हमारे पास 16.8. तो ये मेरा इसका रिज़ल्ट आ गया. L1 की वैल्यू हम लोग निकालेंगे. अगर आप L1 देखिए, इसके भी 2 स्टेट्स है 3 और 2, तो दोनों में से हम लोग जो है वो मिनिमम लेंगे, दैट इज़ L3 माइनस टाइम टू मूव फ्रॉम 1 to 3, एंड L2 माइनस टाइम टू मूव फ्रॉम 1 to 2. इसमें एक तीसरा भी है ये, एंड L4 माइनस टाइम टू मूव फ्रॉम 1 to 4. 1 2 3 स्टेट्स आ गई. इन तीनों में से जो भी हमारा मिनिमम है वो हम लोग यहाँ पर जो है वो आपका सिलेक्ट करेंगे. अब इस सिनेरियो में अगर हम लोग देखें L3 की वैल्यू सबसे पहले दैट इज़ 29.8, माइनस टाइम टू मूव फ्रॉम 1 to 3 वाज 20, एंड L2 की वैल्यू अगर आप देखिए यहाँ पे 16.8, माइनस टाइम टू मूव फ्रॉम 1 to 2, ये आ गया आपका 7.8, एंड तीसरा आपके पास आ गया L4, यानी कि 33, माइनस टाइम टू मूव फ्रॉम 1 to 4, दैट वाज 33. इनमें से हमने मिनिमम देखना है, इससे भी कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी, इससे भी, और ये वाला जो वैल्यू है ये 0 आ जाएगा. तो L1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.
हमारे पास ई और एल की वैल्यूज़ आ गई। अब इसको डायग्राम में प्लॉट कर देंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है हम CPM निकालेंगे। ये मैंने इस नेटवर्क को प्लॉट कर लिया। इसमें मेरी E1 L1 की वैल्यूज़ मैंने जो है पूरी नेटवर्क पे जो है वो लिख ली, E7 L7 तक की वैल्यूज़। अब हमने पहले भी डिस्कस किया था, जिन पर्टिकुलर आपके इवेंट्स पे जो है E और L की वैल्यू बराबर है, हम सबसे पहले उन इवेंट्स को जो है वो मार्क कर लेते हैं। ये पहला इवेंट, यहाँ पे 29.8 और 20, 29 और 38.8, यहाँ पे जो है 16.8 और 7.8 नहीं है बराबर। यहाँ पे भी हम लोगों की जो है वो जो एक्टिविटीज़ हैं वो बराबर, इसकी जो है वो क्या है 25.8 और ये 34.8, यहाँ 33 और 33, तो ये भी हमारा बराबर आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए 42.8 एंड 42.8, तो ये हम लोगों की जो है वो दोनों टोटल जो है बराबर जो हम लोगों का आया वो आया, एक इस इवेंट पे, एक इस इवेंट पे, एक इस इवेंट पे। तो हम जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम यही वहाँ पे मार्क करेंगे कि हम लोगों की जो है जो आपकी क्रिटिकल पाथ है वो कौन सा आ गया, जो इन इवेंट स्टेट्स को ज्वाइन करता हुआ आएगा। यानी कि ये आपका जो है डबल लाइन से जो मैंने यहाँ पर मार्क किया है, दिस इज़ द क्रिटिकल पाथ फॉर दिस पर्टिकुलर नेटवर्क। अब हमारे पास क्रिटिकल पाथ तो आ गया। अब इस क्रिटिकल पाथ के बेसिस पे हम लोग बता सकते हैं हमारी क्रिटिकल एक्टिविटीज़ कौन सी हैं। हमारी जो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं दैट इज C एंड G, ये हमारी दो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ आ गई और ये हमारा क्रिटिकल पाथ आ गया। अगर मेरे को देखना है क्रिटिकल पाथ यानी प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, तो हम क्या करेंगे, टाइम एस्टीमेट फॉर C एंड टाइम एस्टीमेट फॉर G, इन दोनों को ऐड कर देंगे। इन दोनों को अगर हम यहाँ पर ऐड करें तो हमारे पास C के लिए टाइम एस्टीमेट कितना आ रहा है, चेक कर लीजिए आपकी जो है टेबल से, वो वैल्यू आ रही थी 33 प्लस 9.8, तो ये मेरे पास आ जाएगा टोटल जो है 33 प्लस 9 दैट इज़ 42.8। अगर आप देखो यहाँ पे भी 42.8 वीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास आगे से मिला। अगर आपसे कभी वेरिएंस पूछ लें कि वेरिएंस क्या है क्रिटिकल पाथ की, तो वो भी आप कैसे निकालोगे, क्रिटिकल पाथ पे जो जो एक्टिविटी है, जैसे यहाँ पर C और G है तो C की वेरिएंस प्लस G की वेरिएंस, वो आपकी टोटल वेरिएंस आ जाएगी क्रिटिकल पाथ की। अब हम लोगों को जो है इसके नेक्स्ट फर्दर दो पार्ट्स डिस्कस करने हैं। अब जब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उसके लिए हम लोग जो है आपके Z का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अगर आप लोगों को याद हो स्टैटिस्टिक्स में आपने पढ़ा था, Z जो है उसके लिए एक फॉर्मूला हमारे पास रहता था, ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड डिवाइडेड बाय योर स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं TS माइनस TE डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अब यहाँ पे TS मतलब हम लोगों का जो ऑब्जर्व टाइम पीरियड है। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीशन का टाइम पीरियड कितना था, 42.8 वीक्स। सिमिलरली हम लोगों का जो है ऑब्जर्व टाइम पीरियड हम लोगों का रहेगा, जो हम जो है जिसके लिए वैल्यू को कैलकुलेट करें। और एक्सपेक्टेड क्या है, हमने क्या निकाला है, क्रिटिकल पाथ पे 42.8 वीक्स आना चाहिए। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जब हमें, अगर आप डी पार्ट में देखो, हमसे क्या पूछा था कि हमें जो है प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो प्रोजेक्ट है हमारा वो 41.5 वीक्स में जो है वो कंप्लीट हो जाए। हमने अभी क्या निकाला कि वो 42.8 वीक में कंप्लीट हो रहा है, तो 41.5 वीक में उसके कंप्लीट होने की हम लोगों की जो है वो प्रोबेबिलिटी कितनी है वो हमें निकालना है। तो इसके लिए हम लोगों का जो है एक फॉर्मूला रहता है, ये हर सिनेरियो में फॉर्मूला यही रहेगा, प्रोबेबिलिटी Z इज़ लेस दैन इक्वल टू TS माइनस TE अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। ये याद रखिएगा, ये सब जगह यूज़ होगा। कैसे यूज़ करते हैं, TS में हम लोग डाल देंगे जिस वैल्यू के लिए हम कैलकुलेट करें, जिसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। TE में हम वैल्यू डाल देंगे जो हमारा जो है इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जो है वो आपका गिवन जो आपका रहेगा। ठीक है जी। अब हम लोगों को जो है वो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन भी इस केस में चाहिए, तो हम क्या करते हैं, जो क्रिटिकल पाथ है उसकी वेरिएंस हमने निकाली है, उसका स्क्वायर रूट हम लोग निकालेंगे। यहाँ पे मैं बता देती हूँ वेरिएंस कितनी आई है, आप कैलकुलेट करके एक बार चेक करिएगा। वेरिएंस आई है 6.123 वीक्स। अब हमारे पास ये वेरिएंस है, वेरिएंस से हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे हम लोगों को क्या देखना था, प्रोबेबिलिटी कि हमारे पास जो है जो प्रोजेक्ट है वो या तो 41.5 वीक्स या उससे कम में कंप्लीट हो रहा है। तो हमारे पास जो है ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या है 41.5 माइनस एक्सपेक्टेड क्या है 42.8,
डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 1.623। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये जो वैल्यू है मैं चेक कर लेती हूँ कितनी आ रही है। ये वैल्यू हमारी आ रही है, इसको सॉल्व करके आप देख लीजिएगा, एक बार वेरीफाई कर लेना। probability that z is less than or equal to -0.52। अब अगर आप लोगों को ध्यान हो, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जब हम z टेस्ट की बात करते हैं या जहाँ पे हम लोग जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो नेगेटिव साइन जो है z का, वो हम लोगों का जो है वो सिर्फ क्या दिखाता है कि हम लोगों का जो है जो वैल्यू है वो नेगेटिव हैंड साइड ऑफ कर्व में है। यानी कि इस तरीके से हमारा जो है वो नॉर्मल कर्व रहता है, ये हमारा हाफ ऑफ द कर्व रहता है। तो इसका मतलब है नेगेटिव साइन का कि ये जो हाफ है इसके लेफ्ट हैंड साइड पे हमारी जो वैल्यू है वो लाई करती है। यानी यहाँ कहीं पे हम लोगों का जो है वो 0.52 जो है वो लाई करता है। ये नेगेटिव साइन सिर्फ जो है इसकी जो पोजीशनिंग है उसको डिपिक्ट कर रहा है। तो अब ये हम लोगों की जो है वो वैल्यू आ गई, ये हम लोगों की जो है वो वैल्यू आ गई यहाँ पर। तो अब ये जो 0.52 हम लोगों का आया है, इसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, टेबल वैल्यू देख लेंगे। हमने देखना है कि हमारी जो z की वैल्यू है वो 0.52 से कम होनी चाहिए। 0.52 वाला ये वाला आपका पोर्शन आ जाएगा, तो इससे कम होनी चाहिए या इसके इक्वल होनी चाहिए। तो ये हमारा शेडेड पोर्शन है जिसके लिए हम लोगों को वैल्यू को डिटर्मिन करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, अगर मैं एरिया ऑफ द कर्व इतना वाला, ये मैं ब्लैक से इसको मार्क कर देती हूँ, अगर मैं इस पूरे एरिया की वैल्यू को निकाल लूँगी तो इस एरिया की वैल्यू पे बेस जो है वो मैं अगर चाहूँ तो मैं आपका जो है ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकती हूँ। तो ये टोटल एरिया जो ब्लैक से मैंने मार्क किया ये हमेशा 0.5 होता है, क्योंकि एरिया अंडर नॉर्मल कर्व इज़ ऑलवेज 1, तो वो आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। तो ये 0.5 होता है, ये 0.5 होता है। तो मैं z के टेबल से ये वाली वैल्यू देखूँगी 0.52। जब मैंने z के टेबल से 0.52 को देखा तो वो जो मेरी वैल्यू आ गई 0.52 को जब मैं टेबल से देखूंगी, z का टेबल, आप एरिया अंडर नॉर्मल कर्व का टेबल देखिएगा, तो उसमें एरिया कितना आ गया 0.52 की कॉरस्पॉन्डिंग 0.1985। यानी कि जो 0.1985 है वो मेरा ये वाला पोर्शन होगा, ये जो मैंने यहाँ ब्लैक से मार्क किया, ये एरिया मेरे पास 0.1985 है इधर से इधर तक। अब मेरे को चाहिए ये रेड वाला एरिया, तो इसलिए मैं क्या करूँगी, ये टोटल एरिया 0.5 है, उसमें से ये एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूँगी तो मुझे ये एरिया मिल जाएगा। तो वही हम लोग करेंगे, z इज़ लेस दैन इक्वल टू 0.52 था, तो मतलब मैंने क्या किया, 0.5 में से ये वैल्यू मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँगी, मेरे पास आ जाएगा 0.3015। ये मेरा ये रेड से जो मैंने शेड किया है पोर्शन, उसकी जो है वो आपकी वैल्यू आ गई। तो ये मेरी आ गई कि प्रोबेबिलिटी है 0.3015, यानी कि अगर मैं राउंड ऑफ करूँ 0.30 जो है, यानी 30% चांसेस है कि मेरा जो प्रोजेक्ट है वो आपका जो है इस पर्टिकुलर जो है वो टाइम पीरियड में कंप्लीट हो जाएगा। और अगर मैं बात करूँ 1 माइनस 0.3015 मैं निकाल लूँ तो वो मेरा बताएगा कि कितने चांसेस है कि प्रोजेक्ट मेरा डिले हो जाएगा। तो ये मेरी डिज़ायर्ड प्रोबेबिलिटी आ गई। अब हम लास्ट पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने पूछा था कि ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट हमें निकालनी है, जिसमें 95% चांसेस है कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो इन टाइम कंप्लीट हो रहा है। तो यानी कि हम लोगों ने बोला है कि जो हमारे पास, अब ये हमने जैसे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकाली थी, लास्ट केस में आपको जो है प्रोबेबिलिटी गिवन है z इज़ लेस दैन इक्वल टू ts माइनस टी अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, यही फॉर्मूला मैं यूज़ कर रही हूँ। और ये जो प्रोबेबिलिटी है ये मेरे को गिवन है 95% चांसेस, यानी 0.95। 0.95 अगर मैं जो है एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व में देखूँ, ये एरिया जो है वो 0.5 होगा, ये एरिया 0.5 होगा, मेरे पास 0.95 है। तो यानी कि मैं इसको ब्रेक कर लूँगी, 0.5 प्लस 0.45। अब इस पर्टिकुलर सिनेरियो में अगर मैं इन दोनों को जो है वो ऐड कर दूं तो उससे मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरा जो टोटल एरिया होगा वो आ जाएगा
0.95। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैं क्या करूँगी, ये 0.45 मेरे पास एरिया है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग में एरिया अंडर नॉर्मल कर्व से z की वैल्यू देखूँगी। इस बार हम टेबल को उल्टा देखेंगे, ये वैल्यू टेबल के अंदर व्यू करेंगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम z की वैल्यू को व्यू करेंगे। तो ये वैल्यू जो मेरे पास आ रही है वो आ गई मेरे पास जो है इस पर्टिकुलर सिनेरियो में, आप टेबल से एक बार चेक कर लीजिएगा, 1.64। अब ये जो 1.64 मेरे पास जो है वैल्यू आई, अब इसको जो है मैं यहाँ पे इक्वेट कर दूँगी, ये किसके इक्वल आ जाएगी, टीएस की वैल्यू मुझे नहीं पता कितनी ड्यूरेशन में कंप्लीट होगा, माइनस आपका एक्सपेक्टेड टाइम पीरियड कितना है 42.8 वीक्स, डिवाइडेड बाय योर स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 6.123। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, आपके पास जो टाइम पीरियड आएगा वो आपका टोटल टाइम पीरियड जो है वो आपका वीक्स का आ जाएगा, जो आपको कैलकुलेट करना था। दोबारा से ये दोनों पॉइंट्स बता रही हूँ, इसमें हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिया, इससे टेबल वैल्यू जो वैल्यू थी टीएस टीई और स्टैंडर्ड डेविएशन की वो पुट कर दी, जो ये वैल्यू थी इसको एरिया अंडर दी नॉर्मल कर्व से व्यू किया और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एरिया की वैल्यू हमने निकाली, वो एरिया हमें प्रोबेबिलिटी बता रहा है। अब नेक्स्ट केस में जहाँ हमें प्रोबेबिलिटी गिवन है और हमें टाइम पीरियड निकालना है, टीएस की वैल्यू निकालनी है, तो टीई और स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, और जो टीएस की वैल्यू थी वो अभी मैंने कैलकुलेट करनी है, जिसके लिए मैं जो आपकी प्रोबेबिलिटी थी उसको जो है वो एरिया की टर्म से जो है वो आपकी जेड की फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगी, यानी एरिया की वैल्यू टेबल से देखूंगी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जेड वैल्यू में देखूंगी कितनी है, यहाँ पे 1.64 थी, तो वो वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे और हमारे पास टोटल ड्यूरेशन इन वीक्स आ जाएगी इस केस में।